देखिए मराठा एम्पायर को दो जगह डिस्कस करूंगा मैं, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कहानी के, और यहाँ पर मराठा के बारे में कुछ बता देता हूँ। मराठा में उपाधियाँ हैं दो। एक उपाधि सबसे बड़ी है छत्रपति, आज तक चल रही है, छत्रपति बहुत बड़ी उपाधि है ये मराठों की। आज की डेट में बहुत सारे लोग लगाते हैं अपने आगे छत्रपति, मराठी दोस्त हैं हमारे छत्रपति लगाते हैं। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि ना तो वो छत्रपति का ही मतलब समझते हैं और ना ही कभी उन्होंने शिवाजी को पढ़ा है। ठीक, वही कहानी है। तो टाइटल लिया उन्होंने छत्रपति का। सेंटर ऑफ द मराठा पावर रहा सतारा, सेंटर था ये सतारा। महाराष्ट्र में सतारा एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। पेशवा सतारा। अब क्या है, इस पूरी डायनेस्टी में शिवाजी से ये एम्पायर स्टार्ट होता है। तो शिवाजी का जो टाइम रहा वो लगभग 1674 1674 से लेकर 1680 तक शिवाजी बैठे। कंसोलिडेट किया इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से। फिर इनका बेटा संभाजी, क्या संभाजी 1680 में बैठे और 9 साल इन्होंने शासन किया। 1680 में बैठे और 1689 तक इन्होंने जो है क्या किया, रूल। इसके बाद में संभाजी की हत्या हो जाती है और शिवाजी का जो भाई होता है राजा राम, वो गद्दी पर बैठता है तीसरी कैटेगरी में। और 1689 से लेकर 11 साल तक ये शासन करते हैं, 1700 तक। 1689 से लेकर 1700 तक यहाँ पर राजा राम बैठते हैं। ये शिवाजी के भाई थे। और फिर शिवाजी सेकंड, जिनको संरक्षण मिलता है ताराबाई का। किसका? ताराबाई का। तो ताराबाई बैठती हैं शिवाजी सेकंड को संरक्षित करने के लिए। नाम शिवाजी सेकंड का नाम, और रूल कौन करेंगी? ताराबाई। जी जी, 1700 से 1707 तक 7 साल इनका शासन रहता है। और फिर द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी, साहू जी, क्या नाम? ठीक है, साहू जी 1707 में बैठते हैं और 1749 तक इनका रूल रहता है लगभग। लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती, साहू जी तक कहानी ख़त्म हो जाती है मराठों की। जो बूस्ट पावर जो दिबाजी देखे गए हैं, तब तक वो पहिया उतर जाता है औरंगजेब के टाइम तक ही। और उसके बाद में मराठा बहुत सारी चीज़ों में बदल जाते हैं। 4 तरीके के मैंने आपको बताए थे सरदार इनके, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं वैसे ही, कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर कि मराठा पावर जब हिंदुस्तान में फैली तो इनमें 4 सेंटर बने और 4 मराठे अलग अलग नामों से जाने गए। बता दो बस, यूपीएससी प्रिलिमिनरी रिपीटेशन क्वेश्चन, कई बार तो मिलाने को आया मैचिंग करने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक गायकवाड़ जो लोग थे, ये सरदार थे, ये बिलोंग करते थे बड़ौदा से। 3 और बता दो आप। जी, होलकर कहाँ से? ये चल रही है, मर दिया। इंदौर होलकर थे, इंदौर होलकर स्टेडियम, इंदौरी स्टेडियम। भाई क्रिकेट ब्रिकेट नहीं देखते आप लोग? और
सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बताइए कहाँ है सिंधिया का घर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। ग्वालियर। एक और बता दो बस। प्री का क्वेश्चन है। भोंसले, कहाँ से? आशा भोंसले। कहाँ से? नागपुर। कौन? इस तरह से मराठे डिवाइड हो गए थे। पेशवा के टाइम की कहानी है, साहू जी के टाइम की। 1720 में एक प्रधानमंत्री का पद बना जिसका नाम था पेशवा, और पेशवा जो उनके बने बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ ने, साहू जी ने अपने सारे के सारे अधिकार बालाजी विश्वनाथ को, पेशवा के पद को दे दिए। पॉलिटिकल पेशवा राजा से, मराठा के राजा से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, बाजीराव मस्तानी मूवी देखिए, उसमें कौन सा पद मिलता है उसको? पेशवा का। समझ रहे हैं? तो वो राजा से ज़्यादा मजबूत पावर हो जाएगी, पेशवा की पावर। ठीक है, उसके बाद में आगे कहानी बढ़ती है। बालाजी विश्वनाथ से पहुँचते पहुँचते ये बाजीराव तक पहुँच जाती है, और बाजीराव सेकंड तक पानीपत की सेकंड बैटल हो जाती है। याद है पानीपत की सेकंड बैटल? थर्ड बैटल, सॉरी। तो पानीपत की थर्ड बैटल होती है अब्दाली के साथ में। हिंदुस्तान की कहानी बदलने का बैटल है वो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, वहाँ से मराठों की पावर, हिंदुस्तान की पावर, अफगानिस्तान की पावर, मुगलों की पावर, सब खत्म। खैर वापस आ जाओ इस तरफ। मराठा समझ गए ना? मराठा का जो सेक्शन है वो इसी तरीके से करेगा। तो मैंने आपको कहाँ तक बताया? आपको 1680 में उनकी डेथ हुई। अब क्या होगा? शिवाजी का जो बेटा है संभाजी, वो गद्दी पर बैठेंगे, और 1681 में ठीक अगले ही साल औरंगजेब का भगोड़ा लड़का अकबर हाँफते हुए संभाजी के द्वार पर पहुंचेगा। पेशवा महाराज, छत्रपति महाराज। और संभाजी वही गलती कर देंगे जो अब तक होती आई है। संभाजी किसको शरण दे देंगे, शेल्टर दे देंगे? अकबर को शरण दे देंगे, सेकंड को नहीं, अकबर को। अकबर फर्स्ट है ये। उसको शरण दे देते हैं, और इस बात का गुस्सा बहुत आता है किसको? औरंगजेब को। और शिवाजी वैसे ही चले गए। अब औरंगजेब को गुस्सा आता है। अगर औरंगजेब जो है दौड़ करता है किसकी तरफ? डेक्कन की तरफ। और फिर अकबर के पीछे, संभाजी के पीछे पड़ जाता है औरंगजेब। ठीक है, कहते हैं हिस्टोरियन की औरंगजेब का डेक्कन में जाना औरंगजेब की मजबूरी थी। क्या था? कंपल्सन था। उसे जो है बहुत डिमांड हो गई एक तरीके से, औरंगजेब को आना ही पड़ेगा डेक्कन में। उस तरीके का माहौल पैदा हो गया। और जब वो जाता है तो सबसे पहले वो बीजापुर को उड़ाता है, फिर गोलकुंडा को उड़ाता है। ठीक है, इन दोनों पे लाते फेरता है पहले। ठीक, औरंगजेब मुगल एम्पायर बढ़ाता चला गया। अभी साइड में मराठा एम्पायर खड़ा है। ठीक है, और इसमें कौन आ गया है? अकबर भी आ गया है। ठीक है, अभी औरंगजेब दिमाग चला रहा है अपना, डेक्कन वाला दिमाग। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर दो भाई गोलकुंडा में मशहूर हैं, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नाम इनका। एक का नाम है मदना और दूसरा है अखन्ना। तो मदना और अखन्ना,
इन्होंने क्या काम किया था कि मराठों से मिलकर अलायंस बनाया था, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। ठीक है, तो 1686 में फुल फ्लैज आर्मी के साथ में औरंगजेब ने गोलकुंडा को उड़ा दिया, बीजापुर को, सॉरी, पहले 1686 में, याद रखिएगा। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को फुल फ्लैज्ड आर्मी के साथ उड़ा दिया, कटाई कर दी बढ़िया से एकदम। और साथ में खून से एक लेटर लिखवाया। कुतुब शाही वंश चल रहा है कहां पर? गोलकुंडा में। एक लेटर लिखवाया और वहां पर राजा थे एक कुतुब शाह। कौन? उनको लेटर भिजवाया कि बेटा सुधर जाओ और जो काफिर तुमने रख रखे हैं ना अपने पूरे कोर्टयार्ड में, उन्हें हटा दो, अगला नंबर तुम्हारा है। ठीक है, काफिर हैं मत कौन? अखन्ना और मदना। औरंगजेब बड़ा फ्रस्ट्रेट था। एक तो वो नॉर्थ की वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेट था, राजपूत पॉलिसी, बुंदेला, राठौर, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, इन्होंने खून पी लिया था औरंगजेब का। ठीक है, पहले ही परेशान था वो। अब औरंगजेब जब साउथ में आएगा ना तो शांत नहीं बैठेगा, चंगेजी खून होगा इसके अंदर। तो मदना और अखन्ना को पकड़वा कर घसीट घसीट कर मरवाता है वो सड़कों पर। और लिखते हैं हिस्टोरियन कि औरंगजेब किसी को भी माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तो औरंगजेब पॉलिसी ऑफ डेक्कन पॉलिसी और उनके रूलर्स के प्रति जो पॉलिसी थी वो अलायंस की पॉलिसी नहीं थी, वो पनिशमेंट की पॉलिसी थी, पनिश करने की पॉलिसी, कि इन काफिरों को जहरे न जहीन कर दो, काटो इनको। और 1687 एक ही साल के अंदर, ठीक है, गोलकुंडा को इन्होंने गोल कर दिया, खत्म। बीजापुर उड़ा दिया, गोलकुंडा उड़ा दिया। कुतुब शाह ने सारी बातें मान ली थी औरंगजेब की, सारी की सारी बातें। बोले जहां पना आप जो कहोगे वो मानेंगे, हमारे साथ ऐसा सुलूक मत करना। लेकिन औरंगजेब का मन नहीं था किसी से दोस्ती करने का, मूड खराब था उसका। बोले तुम्हें हटना ही पड़ेगा, अब मुझे मुगल एम्पायर साउथ तक पहुंचाना ही है, तुम निकल लो अब। इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं चाहता, तुम चाहे मेरे गुलाम भी बन जाओ तब भी मैं तुम्हें ख़त्म तो करूँगा ही। इसलिए गोलकुंडा को और बीजापुर को बहुत बुरा मारा उसने, बहुत ही बुरा मारा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस बात के लिए ध्यान। ठीक है, औरंगजेब ने कोई अलायंस बैलेंस नहीं किया, उन्हें काटा अच्छे से। बोले हटाओ इनका पत्ता साफ करो पहले। NCERT सतीश चंद्रा, पेज नंबर 314, पढ़ लेना पैराग्राफ। उसके बाद में 1703 1703 संभाजी को मार दिया था, कटवा दिया था। संभाजी के बाद में गद्दी पर जो है 1703 तक कौन पहुंच गया बैठ के? साहू जी। राजा राम से पहले साहू जी बैठेंगे, लेकिन साहू जी को वो कैद में डलवा देता है। उसे कहां का पकड़ लेता है? कैद में पकड़ लेता है। अब वक्त आता है नेगोशिएशन का। 1703 तक आते आते औरंगजेब को थोड़ा सा समझ में आने लगा, थोड़ा सा। कहता यार चल क्या रहा है। एक दिन सोच रहा था वो, कह रहा ये कर क्या लिया मैंने नॉर्थ में ड्रामा किया, अब ये साउथ में ड्रामा, मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल वो हो गई। मैंने अपने लोगों को ख़त्म कर दिया, अपने बाप को जेल में डलवा दिया, ठीक है,
इतने सारे लोगों को कटवा दिया, अपने भाई को घिस कर मार दिया, उसको सारे भाइयों को ख़त्म कर दिया। तो बड़ा दुख होता है, एकदम अचानक सेटबैक लगता है। किसको? औरंगजेब को। बोले यार मैं सच में जो है बहुत ख़तरनाक आदमी निकल गया। 1703 साहू को पकड़वा लिया उन्होंने। साहू लड़का है, ग्रैंड सन है, बिल्कुल नया लड़का। ग्रैंड सन किसका? शिवाजी का। और मराठा पागल हो रखे हैं इस टाइम पर। एक एक मराठा के एक एक खून में जो है ना, किसके खिलाफ नफरत है? औरंगजेब। और नफरत के बीच में कहाँ रूल हो पाता है? औरंगजेब को बड़ा दुख होता है इस चीज़ का, यार मैंने कर क्या लिया ये। संभाजी का जो बेटा साहू जी है, उसके लिए ये नेगोशिएशन का सोचता है। अब देखो कितनी देर से सोच रहा है। अगर यही काम अगर ये पहले किया होता तो कहानी बदल चुकी होती हिंदुस्तान की। लेकिन 1703 इट्स टू लेट, और वो जो है नेगोशिएशन का सोचता है। अब ध्यान से समझना, किसी बुरे आदमी का देखो कभी कभी कैसा असर होता है। तो क्या करता है कि वो अपना साहू जी को उसकी माँ के साथ, क्या नाम था माँ का? ताराबाई, उसके साथ में वो कैद करता है। और जब उसे नेगोशिएशन करने का सोचता है तो उन्हें रिलीज करने का ठानता है, और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत ट्रीटेड वेल। एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ मैं उस टाइम, आपको बता दूँ कि औरंगजेब ट्रीटी वेल विद ताराबाई एंड हिज सन साहू। ही हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ राजा। किस चीज़ का टाइटल देता है साहू को? राजा का टाइटल। एंड ऑल्सो गेव द मनसब ऑफ 7000। 7000 का मनसब सबसे बड़ा मनसब है, बता दूं मैं आपको। 5000 का तो सुना होगा आपने, 7000 का मनसब देता है, थोड़ा ना बहुत। ऑन द कमिंग ऑफ एज ही हैड बीन मैरिज टू 2 मराठा गर्ल्स। औरंगजेब 2 मराठा लड़कियों से शादी भी करता है। ठीक है, एनसीईआरटी, आंखें मत दिखाओ मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है। एंड रेस्पेक्टिव फैमिलीज हो गया। तो औरंगजेब वॉज प्रिपेयर टू ग्रांट साहू शिवाजीज स्वराज। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही सपना देखा था शिवाजी महाराज ने। क्या सपना था उनका? स्वराज। क्या है स्वराज? What is the meaning of Swaraj? Our rule, our taxation, our land. स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नेंस। यही शब्द स्वराज सबसे पहले शिवाजी ने दिया। आगे चल के इसको तिलक उठाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। और इसी चीज को महात्मा गांधी अपना बेस बनाएंगे, ठीक है? हिंद स्वराज। क्या? हिंद स्वराज। और इसी चीज को 2013 में अरविंद केजरीवाल अपना बेस बनाएगा। किताब लिखेगा अरविंद केजरीवाल, स्वराज। तो ये उसे देने की जो है बात कर देता है, और राइट देने की बात करता है सरदेशमुखी। तुमने सरदेशमुखी भी दिया।
ओवर 70 सरदार ऑफ मराठाज असेंबल टू रिसीव साहू। 70 मराठा आते हैं सरदार, किसको लेने के लिए? साहू को लेने के लिए। लेकिन कहानी चल नहीं पाई। होता क्या है, जब तुम कुछ ज्यादा ही बिगाड़ लेते हो ना, तो तुम कभी सुधरने का सोचते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि यार सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं रहता। द लास्ट सीन ऑफ द धूम 3, डबल रोल ऑफ आमिर खान। जब वो पकड़े जाते हैं ना दोनों भाई, एक का नाम समर होता है और एक का नाम साहिल। जब वो तो पकड़े जाते हैं, दोनों ही गलत काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो कहता है कि मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है, बड़ा ही इमोशनल सीन है वो, आपको पता होगा। मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। फिर एक कहानी गाना बजता है कि बंदे हैं हम, ये सब वो वाली फीलिंग बता रहा हूँ मैं, वो वाली फीलिंग। जब आप गलत होते हो और आपके पास में बचने का भी ऑप्शन होता है, तब भी आप नहीं बच पाते, आपकी इच्छा नहीं होती जीने की। आप जिस फितरत में जिंदगी जीते हो ना, उसी फितरत में जीना चाहते हो, और जब बाद में तुम्हें पछतावा होता है, रेग्रेट होता है, तो आप जीवन को छोड़ना चाहते हो बस। साइकोलॉजी में एक ऐसी स्टेट होती है, उसी स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, धूम 3 में आमिर खान की स्टेट है वो, जिसमें वो दोनों ही हाथ छोड़ देते हैं और बड़ी खुशी से नीचे जाते हैं मरते हुए, और पीछे से बैकग्राउंड में गाना बजता है। अच्छी मौत मानी जाती है। कुछ वैसा ही हश्र किसका होगा? औरंगजेब का होगा, बिल्कुल सेम। औरंगजेब 1703 तक उसे एहसास हो गया मैंने बहुत गलत किया है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सारी लेगेसी ख़त्म कर दी, मुग़ल सत्ता टिक नहीं पाएगी, उसे सारा आभास हो रहा था। अब ये देखो कितना लिबरल हो गया। 7000 की मनसब, साहू जी को वेल ट्रीटमेंट, उसकी मदर को वेल ट्रीटमेंट, 70 लोगों को, सरदारों को बुलाकर उसका सत्कार करवाया और सरदेशमुखी भी दिलवाई। 1703 जजिया वापस ले लिया। जितना रायता फैलाया था उसे समेटने की क्या की कोशिश की। लेकिन बात यह है, कभी कभी तुम इतना गलत कर देते हो कि तुम चाहकर भी समेट नहीं पाते। औरंगजेब का जो रायता था वो इतना ज़्यादा फैल चुका था कि वो समेट ही नहीं सकता था। और फिर औरंगजेब को एक दिन अचानक गुस्सा आया, बोले संभाजी को ख़त्म करवा दो, साहू जी को। तमाम कहानियां हैं, तमाम, कि भाई साहू जी ने औरंगजेब से को कह दिया था मलिच। NCERT क्या कह दिया था? मलिच। बोले कि आपका जो धर्म है वो मलिच है, नीच है, आप बदल लीजिए। ये कहानियां हैं, ये कहानी बहानी नहीं है, ये वास्तविकता ये है कि औरंगजेब अपनी फितरत से बाहर नहीं निकल पाए। औरंगजेब वो साहिल और समर है जो ओरिजिनली उसी तरह से मरना चाहता है। समझ गए? उसे एहसास हो गया कि कुछ हो नहीं सकता, मैं चाहे कुछ भी करवा लूं, मैं हिंदुस्तान के इतिहास में एक बदनाम शासक के रूप में जाना ही जाऊंगा। इसलिए अब कोई अच्छा बनने का शौक नहीं, पेट भर गया उसका। 1703 एक बात कही बड़ी अच्छी, हिस्टोरियन ने, लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, कि तुम्हारी कहानी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारी स्टोरी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका व्यवहार खराब है, व्यवहार,
तो आप बहुत ही घटिया इंसान हो। ठीक है, औरंगजेब साहू जी को मारा, अब वो इतने पे भी शांत नहीं हुआ। अब वो बोला कि मराठों पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता, नहीं हो रहा मेरे से विश्वास, एक एक सरदार को पकड़ के काट डालो। ठीक है, ये महामूर्खता। शिवाजी ने, सॉरी, औरंगजेब ने न सिर्फ साहू को मारा बल्कि सरदारों को भी मरवा दिया, तमाम सारे। संभाजी के भाई राजा राम, उन्होंने अपनी सत्ता ग्रहण की सतारा में, अपने आप को कंसोलिडेट किया, लेकिन औरंगजेब ने बहुत बड़े पैमाने पर परेशान किया उनको भी, और फिर उनको फिंजी जाना पड़ा शरण लेने के लिए। फिंजी जी, कौन है ये फिजी में? राजा राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1690 से लेकर 1703 तक औरंगजेब ने मराठों से किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं किया था। ठीक है, इसे एब्सेंट पॉलिसी टाइम बोला जाता है। 13 साल हो गए, 1690 से लेकर 1703, और इसी बीच मराठों ने अपनी पावर क्या कर ली थी, बहुत बड़े पैमाने पर बना ली थी। ठीक है, जिंजी में, जिंजी का एक किला है, जिंजी महाराष्ट्र में है। जिंजी में 18 महीने तक औरंगजेब ने घेरा डाला राजा राम के सामने। 18 महीने तक, बहुत बड़ा महीने, बहुत टाइम हो गया ये, 18 महीने तक, और 18 महीने तक राजा राम बाहर नहीं निकले। ठीक है, और कहते हैं कि औरंगजेब इसी तरह डेक्कन में किले दर किले भटकता रहा, ऐसे ही दरबार लगाता रहा तंबुओं में, इसी तरह ही। कहते हैं स्टोरियन कि वो नाचते नाचते किले दर किले औरंगजेब दक्कन में क्या रहा, भटकता रहा। 1703 में टायर्ड हो गया, बर्बाद हो गया। मराठों ने समझौता कर लिया, मैंने बताया था अभी, और (1705) में औरंगजेब ने औरंगाबाद के किले में शरण ले ली फाइनली। कहाँ पर? औरंगाबाद। 1705 बोले मैं अब यहीं आराम करूंगा, और वहीं पर उसने लेटर लिखा अपने बेटे को और गुरु गोविंद सिंह को। उसे गुरु की याद आई, उसे संत की याद आई। इससे पहले कि गुरु गोविंद सिंह वहाँ पहुँचते, 1707 में ही औरंगाबाद में औरंगजेब की क्या हो गई, मौत हो गई। रबिया दुर्रानी के बराबर में औरंगजेब का जो है मकबरा बना हुआ है औरंगाबाद में ही। ठीक है, रबिया दुर्रानी के मकबरे को काला ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई, और आपने लिखवाया था तो साहू जी ने जो राज किया था वो 1707 से 1749। राज नहीं, राज का मतलब नहीं है, वो तो बाद में उसे रिलीज करेगा, लेकिन उसका जो वो है सक्सेसर है वो तो वही है ना, साहू जी।
अब साहू जी अब्सेंट रहेगा तो उसका राज थोड़ी ना गिना जाएगा। वो साहू जी के अब्सेंटी में कौन राजा रहेगा? बोलो, राजा राम। नहीं सर, आप ये भी कह रहे थे ना औरंगजेब ने मरवा दिया था साहू जी को। वो बाद में मरवाएगा ना, 1707 के बाद में। 1707 से पहले ही वो रिलीज करता है अपनी आर्मी को, और क्या नाम है उसके खिलाफ, साहू जी के खिलाफ। ठीक है, सभी को मरवाता है 1705 तक। वो देख लेना साहू जी की एग्जैक्टली डेथ कब हुई है। ठीक है, वो टाइमिंग में थोड़ा सा जो है क्लैश हो गया होगा, टाइमिंग आप ले खुद से चेक कर लेना, एनसीईआरटी की टाइमिंग चलेगी। ठीक है, बहरहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साहू जी को औरंगजेब ने कैद रखा और उसे रिलीज भी किया और उसे मरवाया। ठीक, देखिए क्या लिखा आपने, अब लिखिए, समझिए औरंगजेब का कंट्रीब्यूशन क्या है। उसकी उपलब्धि है कि जब तक वो रहा तब तक उसने साम्राज्य को, एम्पायर को एक्सटेंड किया और उसे कंसोलिडेट किया। औरंगजेब जब मरा, उसका बेटा बहादुर शाह, क्या नाम है, गद्दी पर बैठा 1707 ईस्वी में, 1707। जब वो बैठा तो तिजोरी में, मुगलों की तिजोरी में सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपया बचा था। पूरे इंटायर नेशन का जो मुगल का सल्तनत है, पूरी सत्ता है, साम्राज्य है, एम्पायर है, सिर्फ 13 करोड़ रुपया। पूरी की पूरी तिजोरी सिर्फ 13 करोड़, 13 करोड़ रुपए बचे थे और ये बहादुर शाह ने ये भी खत्म कर दिए, बांट दिए ये। अब तिजोरी में कोई पैसा नहीं बचा, सत्ता कमजोर हो गई और यहां पर बने किंग मेकर्स। कौन? किंग मेकर्स ने जन्म ले लिया और किंग मेकर्स का एक ही मोटिव था। मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में किंग मेकर्स की पूरी स्टोरी, लेटर मुगल्स मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। किंग मेकर्स का एक ही मोटिव था। कोई बच्चा बता सकता है क्या मोटिव था उनका? यस, बस पपेट किंग। किंग मेकर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि राजा कभी भी मजबूत ना हो, एक पपेट हो, एक कमजोर हो, हमारी सुनने वाला हो। ठीक है, तो किंग मेकर अब किसी भी मजबूत राजा को आने ही नहीं देंगे, पपेट बनाकर रखेंगे। बहुत खतरनाक कौम है। अब लेटर मुगल्स अंडर द किंग मेकर्स, लेटर मुगल्स में बहादुर शाह ने तिजोरी खाली कर दी। उसके बाद में रंगीला बैठा, शाह आलम, इसको बोलते हैं रंगीला। सेवनटीन 1730 के, अब मैं करवाऊंगा इसको, रहने दो, ये लेटर मुगल का। अब 1739 में जब रंगीला बैठा, आपको पता है जब भी एम्पायर कमजोर होगा, जब भी क्या होगा, अटैक होगा, अटैक। फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन कौन आएगा? नादिर शाह। अफगानी, एक अफगानी। 1739 किंग मेकर्स के बाद में रीजनल पावर्स इमर्ज होंगी और रीजनल पावर्स गिव द इन्विटेशन टू नादिर शाह। बोले चचा कर क्या रहे हो, अफीम खा रहे हो, आ जाओ इधर। तख्ते ताज, मयूर सिंहासन, कोहिनूर, दिल्ली की अप्सराएं आपका इंतजार कर रही हैं।
लेकिन मुगलों की तूती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तूती। मुगलों की तूती बजती थी। इसने नादिर साहब बोलता है भैया क्यों मरवा रहा है, ठीक है, बोले अपने आंखों से आके देख लो, अगर हिम्मत नहीं हो रही तो अपने आंखों से आके देख लो। तो जैसे इन्होंने मास्क वगैरह लगा रखे हैं, ऐसे ही नादिर साहब मास्क लगा के आता। कोरोना में मास्क वगैरह चल रहे हैं। और दिल्ली के मीना बाजार में पहुंचता है। चांदनी चौक में जामा मस्जिद के सामने एक बाजार लगता है जिसको क्या कहते हैं? मीना बाजार, ठीक है। मुआवजा करता है उसका, बड़ा शानदार लिखता भी है, डायरी लेके चलता है। तो वो लिखता है और देखता है, बोले अरे दिल्ली में लाल किले में सत्ता थी, रंगीला रंगीन थे हरम में, शराब और शबाब में डूबे हुए, सिर्फ अफीम, दारू, शराब, शबाब, नो कपड़ा पड़े हैं ऐसे ही। आगे चल के एक राजा बनेगा, उसे कहा साहे बेखबर, जिसे कोई खबर ही ना हो। हिंदुस्तान की सत्ता चल रही है मुगलों की अपने आप, अपने आप। ये सब साहे बेखबर हैं, इन्हें कोई खबर नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नादिर शाह आकर देखता है। अब देखो तुम्हारा कंट्रोल जो है ना, तुम्हारे घर की महिलाओं और तुम्हारे घर के संस्कारों से पता चल जाता है। नादिर शाह ने देखा पे मुगलों की हालत तो बड़ी कमजोर हो गई, ये तो मीना बाजार में कहाँ छाछक छुआ कर रखी है इन्होंने। बड़ा शानदार लिखा है उसने। नादिर शाह ने लिखा कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी खूबसूरती दिल्ली में है। नादिर शाह ने लिखा कि मुगलों की लड़कियां, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है इधर उधर घूमती हैं। तमाम सारी चीज़ें जो हैं नादिर शाह ने लिखी। और नादिर शाह ने कहा कि बस अब क्या है, चाहे नहीं। नादिर साहब वापस गया, आर्मी लाया और उसने चिट्ठी भिजवाई रंगीला को। चिट्ठी में लिखा था दौलत दे दो, मार काट छोड़ दो। बहुत कटेगी, पहले बता रहा हूँ दुनिया, अगर आ गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। दौलत दे दो वरना युद्ध लड़ लो। रंगीला नशे में बोले क्या मुगलों से पंगा यो है। हैंगओवर के साथ ये करनाल में पहुंचते हैं। कौन सा युद्ध? करनाल। पीछे ही रह जाते हैं, सेना आगे लड़ लो। सेना जो है कुट जाती है नादिर शाह से। फिर आते हैं उसके पास, बोले अच्छा खेले तुम, चलो आओ लूटो, ठीक है। पूरी दिल्ली काट लेता है नादिर शाह। कहते हैं खून की नदियां बहाई थी उसने। जैसे कि गर्दन में कुछ पहन रखा है किसी महिला ने, उसकी गर्दन काट के ले ली। हाथ में कुछ पहन रखा है, हाथ काट के ले ली। ह्यूमन राइट तो थे नहीं उस टाइम पर, आपको पता है। और इतनी खिदरत भी नहीं कर सकते कि निकाल के दे दो, भाई काटो। लूट इसे कहते हैं, इसे कहते हैं लूट मार। मारना भी और लूटना भी। दिल्ली को बहुत लूटा, बहुत तगड़े से लूटा। दिल्ली लूटी और साथ में लूटा तख्ते ताज। कोहिनूर की हिस्टोरी कल सुनाऊंगा, तख्ते ताज की, जिसमें कोहिनूर लगा था। घोड़े पे डाला उसे, बंधवाया, सब कुछ ले गया, बर्तन तक ले गया मुगलों के, सब कुछ खाली। कई कहते हैं कई सौ घोड़ों पर उसका सामान गया था नादिर साहब। तैमूर लंग, समझ गए? नादिर शाह लूट गया 1739 और अंग्रेज आकर देख रहे हैं ओ मुगल लूट गए। और उन्होंने विक्टोरिया को चिट्ठी लिखी और तुम चाची क्या कह रही थी?
क्या नजरें मत मिलाना, वो मत करना, इनके आगे सिजदा करना। लो कर लिया नादिर शाह ने सिजदा। नादिर शाह का अटैक होता है 1739, करनाल का बैटल है ये। कौन सा? बैटल ऑफ करनाल। 1739 में विदेशी शक्ति आई। क्यों आई ये आपको पता होना चाहिए रीजन। और नादिर शाह ने बहुत अच्छे से लूट लिया। इससे जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट हिंदुस्तान को पड़ा। ब्रिटिश को बहुत बड़ा मैसेज गया। ब्रिटिश का डर खत्म हो गया और सबका सामने, पूरी जनता के सामने मुगलों की पोल खुल गई। बोले मुगल कितने कमज़ोर हैं, ये तो साहिब बेखबर हैं, हरम में रहते हैं, इन्हें खुद नहीं खबर है कुछ। ख़त्म हो गए मुगल्स। 1739 के बाद में बचा कुचा अब्दाली साहब को इनवाइट किया गया। बोले कि नादिर शाह ने तो लूटा ही लूटा है, तुम्हें अगर मौका मारना है तो आ जाओ। ठीक है। पानीपत की थर्ड बैटल 1756। थर्ड बैटल अहमद शाह अब्दाली, अफगानी हैं ये भी, और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लेकर आए हैं किसकी? नादिर शाह से। बोले नादिर शाह ने तो यार तख्त ताज लौटा था, अपन को भी कुछ ना कुछ लूटना है बढ़िया से। तो 1756 तो बैटल ऑफ पानीपत है ये, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत बड़ी बैटल है ये। हिंदुस्तान के कई सारे सैनिक या राजा मिलकर लड़ते हैं इसको। इधर बाजीराव याद होगा और उधर अहमद शाह अब्दाली। हिंदुस्तान और अफगान के बीच की लड़ाई है पानीपत की थर्ड बैटल। अहमद शाह अब्दाली ने भी खूब लूट मार की, बहुत तगड़े से लूट मार की। ठीक है। लोकल किंग्स ने साथ भी दिया लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ठीक है अब्दाली जीता और हिंदुस्तान को लूटा। और इस तरीके से हिंदुस्तान की कहानी 1757 तक पहुंच गई, बैटल ऑफ प्लासी तक, जब अंग्रेज़ों को साफ साफ पता चल गया कि बस हवा ही हवा है। ठीक है। और कुछ नहीं है। मुगलों में क्या है? हवा ही हवा है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बड़े शानदार तरीके से मैं बता दूं कि मुगलों की कहानी इतनी ख़राब हुई कि जब 1857 में क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुई थी, तो 1857 में मेरठ में सैनिक पहुंच गए। मेरठ से सैनिक कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और लाल किले में पहुंचकर यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड, द्वितीय, बहादुर शाह जफर बोलते हैं जिसको, वो बैठे हुए थे, पेंशन पे थे, लेटे हुए थे अपने आराम। आकर दरवाज़ा खटखटाया, बोला मुगलों की जय हो, मुगल जिंदाबाद। मुगल साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य नहीं। ये खांसते हुए बोले क्या अब ना है? बोले अरे आप तो ग्रेट हैं, आपका तो नाम ही काफ़ी है, आपकी तूती बजती है, आपका ये बजता। चढ़ा दिया बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने। बहादुर शाह जफर बहुत बुरे फंसे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और बर्मा की जेल में डाल दिया। बहादुर शाह सेकंड रंगून में। बहादुर शाह सेकंड मुगल साम्राज्यों में जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे लास्ट किंग थे लेटर मुगल्स में, जिनका टाइम रंगून में बीता, एक जेल में बर्मा की। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से मुगल की ये सत्ता कंप्लीट हुई। कंसोलिडेट और इसे कंक्लूड हम कल करेंगे। ठीक है। कल आपका आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री होगा, कोहिनूर की स्टोरी होगी, और इसी की तरह हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।